अब अपन वेव फंक्शन समझते हैं फॉर 2p। ठीक है, तो n इजिकल टू 2 के अंदर l 0 हो सकता है और l 1 हो सकता है। 0 मतलब s हो गया, 1 मतलब p हो गया, तो 2s एंड 2p। अपन ने 2s देख लिया, 1s हो गया है, अब 2p देखते हैं। और आता कैसे? बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कैसे किया होगा? 2p के लिए n का ले लिया होगा 2, l का ले लिया होगा 1, m का ले लिया होगा -1, 0, +1, 3 पॉसिबल m है। मतलब r मैंने बोला था जो रेडियल वेव फंक्शन होता है किस पे डिपेंड करता है? n और l पे। तो एक n पॉसिबल, एक l पॉसिबल, एक ही कॉम्बिनेशन है, तो एक ही r आएगा रेडियल वेव फंक्शन। बट एंगुलर वेव फंक्शन के 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 1 -1, 1 0 एंड 1 +1। तो 3 एंगुलर वेव फंक्शन मिलने वाले हैं यहां पर। तो और अगर रेडियल एंगुलर को अपन कंसीडर करें तो अपन को 3 वेव फंक्शन मिलेंगे। एक 2 0 n l m, 2 n L1 M0 के लिए जो ये होगा, ये अपना रेडियल वेव फंक्शन हो गया, और ये एंगुलर वेव फंक्शन हो गया। ये कैसे पता पड़ेगा? ये आता है और ये आता है, वो सॉल्व करना पड़ता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो अपन नहीं कर रहे हैं। हमें सीधे रिजल्ट दिया है कि ये आता है। ठीक है, अच्छा, और ये कब आया? जब N2 रखा, L1 रखा, M0 रखा। ठीक है, अच्छा, फिर अपन ने n को 2 रखा, l को एक ही ऑप्शन है 1 रखने का, m को +1 ले सकते हैं। तो देखो n और l तो सेम है, तो देखो ये तो सेम आने वाला है रेडियल वेव फंक्शन, देखो सेम है। बट एंगुलर वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा, 1/2 √3/2π इंटू साइन थीटा e रेज टू आयोटा फाई r थीटा फाई। ठीक है, अब यहां से दिक्कत ये आई, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं पड़ा है, तो आई कैन नॉट सॉल्व दिस एट दिस मोमेंट। ठीक है, और इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपन सिंपल तरीका होता है जैसे याद रखना है। बट ऊपर वाला कॉस्ट थीटा तो कर ही सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे और फिर अपन इसको डायरेक्ट समझ लेंगे। ठीक है, और डी तो और खतरनाक इक्वेशन आएगी, उसको सीधे समझेंगे। आर देखो सेम आ रहा है, तो कैसे आता है इतना समझना है कि रेडियल वेव फंक्शन एंगुलर वेव फंक्शन निकल के आता है, एन और एल पे डिपेंड करता है रेडियल, एल और एम पे डिपेंड करता है एंगुलर, उनका मल्टीप्लिकेशन वेव फंक्शन देता है। देखो जब तुम बार बार देख रहे हो, अब तुम्हें थोड़ा सा फील आ रहा होगा, वो हमेशा बच्चों को आता है। 1s में तो लग रहा है ये क्या है, 2s में चलो ठीक है, 3s में अब समझ में आ रहा होगा, हाँ एक पैटर्न है, साई निकालते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, हमें तो दिया होता है। ठीक है, हमें बस सॉल्व करना होता है। वो सॉल्व करना आसान हो सकता है, टफ हो सकता है, अपन कर रहे हैं इसलिए टफ लग रहा है। आसान तरीका बताऊंगा, सीधे पता पड़ेगा क्या करना है अपन को, हमारे काम की चीज़ जो आ जाएगी। बट अगर तो ये सब पढ़ोगे तो फील आएगी क्यों कर रहे हो। दैट्स इट, हिम्मत रखो, बस हिम्मत रखते जाओ। मैं बोल रहा हूँ, ये पार्ट पढ़ाते वक्त मुझे 10 बार बोलना पड़ता है, भाई हिम्मत रखो, क्योंकि आई अंडरस्टैंड इट कैन बी लिटिल टू मच फॉर क्लास 11th। ठीक है, अब साई की वैल्यू n तो एक ही है, 2 l एक ही है, और m की वैल्यू अपन -1 लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये अपना रेडियल वेव फंक्शन हो गया और ये एंगुलर वेव फंक्शन हो गया। यहाँ आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, √-1 उसकी प्रॉपर पूरी मैथमेटिक्स से अलग ही वर्ल्ड है उसका। ठीक है, सो -i/5 ये अपना एंगुलर पार्ट हो गया। देखो तीनों में रेडियल पार्ट सेम है, क्योंकि n और l तो सेम है, बट l और m के अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं अपन को। हमें इसको समझना है, और समझने का एक ही रास्ता है, r को अलग समझो, एंगल को अलग समझो, मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल समझो। समझ में आ रहा है? तो अब अपन इसको समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, हमें इस वेव फंक्शन को सॉल्व करना है 2 पार्ट में। पहले कौन सा करेंगे? सॉल्विंग रेडियल पार्ट फर्स्ट। तो इस पार्ट को फोकस करते हैं। आर रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है, 1/2 √6 a0 3/2 r/a0, a0 कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है, इंटू e रेज टू -r/2 a0। इसका ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं। कौन सा ग्राफ प्लॉट करते हैं हर बार? r, दैट इज वेव फंक्शन रेडियल वाला, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस r। फिर कौन सा प्लॉट करते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी r² वर्सेस r। बस वही सेम, हर बार सेम चीज़ कर रहे हैं, जितने बार करोगे उतना समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये प्लॉट करेंगे अपन, करते हैं। और कैसे करते हैं? हर बार 0 से चालू करते हैं, इनफाइनाइट पे जाते हैं। तो 0 पर देखते हैं, 0 पर ये तो हो गया 0, देखो ये 0 हो गया, और e रेज टू 0 क्या हो गया? 1। तो ये क्या आ गया? 0। समझ में आ रहा है? तो 0 पर 0 हो गया। अच्छा, कभी ये नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि e रेज टू पावर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, r को नेगेटिव होता नहीं है, तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी नहीं। इनफाइनाइट पर ये 0 टेंड करेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? r हो गया इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर इनफाइनाइट। e रेज टू माइनस है, ऊपर नीचे चला गया, 1/e रेज टू पावर हो गया।
ठीक है, तो ये हो गया r बाई ई रेस टू r बाई 2a नॉट, और r इन्फानाइट है, बाई ई रेस टू पावर इन्फानाइट हो गया, और ये टेंड टू 0 होता है। इसको भी समझाना थोड़ा आगे की चीज़ है। तुम बोलो इन्फानाइट में इन्फानाइट कैसे टेंडिंग टू 0 होगा, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा फास्टर इंक्रीजिंग है, ठीक है, वो वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी, तो अपन बोल सकते हैं टेंडिंग टू 0 आएगा। सो 0 पर 0 है, इन्फानाइट पर टेंडिंग टू 0 है, और कभी 0 नहीं हो रहा है भाई, एक ही रास्ता है। अब बोल सकते हो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में ऐसे दो कर्व, अपन एक कर्व बना रहे हैं, देखो अब तुम बोल सकते हो सर एक ही कर्व बना रहे हो, आप बीच में ऐसे भी तो सकते एक कर्व बना ले, एक और बना लो, तो भी तो सेटिस्फाई करेगा। उसके लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, समझ में, डिफ्रेंशिएट कर लो, पता पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन 3 ही जगह 0 आएगा। अब वो मैं नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, और कर लो, 3 जगह 0 देगा वो, एक 0 पर देगा, एक इनफा क्लास वाला में तो करते ही हम लोग, ठीक है। सो इन्फानाइट पर 0 होगा टेंडिंग स्लोप, 0 पर 0 आएगा, बीच में एक जगह 0 आएगा, 3 ही जगह 0 है, इसका मतलब ये बनने वाला है ग्राफ, वो 2 कर्व नहीं आएंगे बीच में, वो प्रूफ हो जाएगा डिफरेंशिएट करके। एनीवेज, तो ये बना लिया अपन ने रेडियल वेव फंक्शन। अगर ये बना लिया तो उसका स्क्वायर कर दो, 0 का स्क्वायर 0, 10 और पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है, तो दिखने में सेम आएगा कि नहीं आएगा। देखो अब ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि रेडियल पार्ट अपन तीसरी बार कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। जितना करोगे ना, जितनी मेहनत करोगे, चीज़ें उतनी आसान होती जाएंगी। तो ये अपना बन गया कौन सा, रेडियल पार्ट फॉर कौन सा, 2p, ठीक है। और वो तीनों रेडियल पार्ट तीनों में सेम आना, ठीक है, तीनों पार्ट में, एक को 2px बोल देंगे, एक को 2py बोल देंगे, एक को 2pz बोल देंगे। क्यों बोल देंगे, डायग्राम, ग्राफ डायग्राम बनाएंगे तब समझ में आएगा। कौन सा डायग्राम, चार्ज क्लाउड बनाएंगे अपन, एंगुलर वाला, तो नाम समझ में आएगा। एनीवेज, इसका अपन क्या बनाते हैं, पहले अपन रेडियल का चार्ज क्लाउड बनाते हैं। अभी तक अपन चार्ज क्लाउड सिर्फ रेडियल का देख रहे थे 1s और 2s में, एंगुलर का नहीं देखना पड़ रहा था, क्योंकि एंगुलर साई क्या था, कांस्टेंट। यहाँ अब एंगुलर साई भी देखना पड़ेगा, तो पहले रेडियल पार्ट बनाते हैं। तो रेडियल पार्ट अपन कर चुके हैं। न्यूक्लियस पे देखो 0 आ रही है प्रोबेबिलिटी, इन्फा, और बीच में मैक्सिमम आ रही है, देखो यहाँ एक मैक्सिमम आ रहा है, ये इस पॉइंट पर ऐसे, ये डॉट्स बना रहा हूँ मैं, वो सेम चीज़ है, चार्ज क्लाउड डायग्राम, और फिर 0 होता जाएगा। अब इन्फाइनाइट तक तो बनाएंगे नहीं अपन, तो वो रीजन बना दे रहे हैं जहाँ सारे वेरिएशन है, तो मैक्सिमम आ रहा है, वो दिख गया, अपनी सारी चीज़ दिख गई, ठीक है, दैट्स इट, वो तब बनाया। तो यहाँ नहीं रोक सकते तुम बीच में। अब तुम बोलो कैसे पता पड़ेगा 90%, तुम्हें सारे इन्फॉर्मेशन दिखानी है कि वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, कम हो रहा है, उतना दिखा दो, दैट्स इट, चार्ज क्लाउड बन गया अपना। दिस इज, यहाँ देखो 0 है, फिर मैक्सिमम है, फिर टेंडिंग टू 0 है। और मैंने बोला था 0 को नोड नहीं मानते और इन्फाइनाइट को नोड नहीं मानते, तो बीच में कहीं 0 है क्या, नो नोड्स अदर देन 0 एंड इन्फाइनाइट, दिस आर नॉट कंसिडर्ड एज नोड, तो 0 रेडियल नोड हो गए ओनली। और हाँ, अपन देख रहे हैं सिर्फ S के अंदर एंटी नोड आता है, न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी आती है, P D F सबके अंदर न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है। S के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी, तो वो एंटी नोड है, बस इतना ध्यान रखना। P D और F के अंदर न्यूक्लियस पर नोड ही आता है, जो नोड मानते नहीं है, नोड जो कहने वाली बात है वो बीच में बोला जाता है, बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। 0 इन्फाइनाइट को नोड नहीं मानते हैं, ठीक है, बीच में नोड होगा तो उसको नोड बोलेंगे। यहां ऐसा कहीं नहीं है कि बीच में कहीं 0 हो रहा हो, S2S के अंदर हो रहा था, तो एक अपन ने रेडियल नोड बोल दिया था। इज दिस क्लियर। इसके बाद मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी S के अंदर न्यूक्लियस पर होती है, और PDF के अंदर न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है। अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहोगे तो वो तो 0 ही आएगी, बट वो अपन नहीं कर रहे हैं। बट अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया ना, तो तुम वो भी सोच सकते हो, तुम्हें वो भी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बट मैं उतना बोल रहा हूँ जितना पहले समझ में जरूरी है, इतना समझो। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो ये अपन ने 2p के लिए रेडियल बना लिया, जो तीनों केस में सेम आने वाला है, बट एंगुलर पार्ट चेंज होने वाला है। तो अपन एंगुलर पार्ट देखते हैं। अब अपन देखेंगे इसका एंगुलर वेव फंक्शन। अभी तक अपन ने एंगुलर वेव फंक्शन सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि कांस्टेंट था, नहीं करना पड़ रहा था। अब कांस्टेंट नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा, और आगे और भी वेव एंगुलर वेव फंक्शन, बट वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो अपन नहीं कर सकते। तो एक ही तरीका है अपन को, एक ही एग्जाम्पल है जिसमें अपन एंगुलर वेव फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं हमारी जो मैथमेटिक्स अपन है आती है उसके हिसाब से, ठीक है।
आगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं समझ सकते, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल 3 बार देख लिया तो अब समझ में आने लगा है, एंगुलर भी समझ में आ जाएगा, एकदम सिमेट्रिकल है। बट वो आर के टर्म में देख रहे थे, ये एंगल के टर्म में देखना है। देखते हैं। तो 2p के अंदर देखना है, जहाँ l की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 0 है। 3 पॉसिबल केस है। एंगुलर वेव फंक्शन इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड देयरफॉर वी हैव टू सॉल्व इट, दस सॉल्विंग a थीटा फाई, ठीक है, जो आएगा 1/2 रूट 3/पाई कॉस थीटा। ये था, बताया तो मैंने। ये सॉल्व कहाँ से आता है? सॉल्व करके शॉर्टेंगर, जो अपन को नहीं करना है, ठीक है। a थीटा फाई का स्क्वायर निकालना है अपन को। देखो इसके अंदर रेडियल का देखने की जरूरत है, सॉरी इसका a थीटा फाई देखने की जरूरत नहीं, हमें अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखनी होती है, ठीक है। इसको सीधे समझेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा का है, कॉस स्क्वायर थीटा का सीधा देख लो, ज़्यादा अच्छा है। तो अपन को जो एंगुलर वेव फंक्शन उसका स्क्वायर देखते हैं सीधे, तो उसको स्क्वायर कर दो, दैट्स इट। और ये पूरा कांस्टेंट लिया है मैंने, कांस्टेंट का स्क्वायर एक नया कांस्टेंट बोल दिया है, और कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपन इसको देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे वेरी कर रहा है, और जैसे ये वेरी करेगा अपन को क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इट्स वेरिएशन विथ एंगल। एंगल के साथ कैसे वेरी कर रहा है। और पहली बात, ये जो थीटा है, मैंने बताया था आर थीटा फाई में, आर तो क्या होता है? न्यूक्लियस या मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस। थीटा क्या होता है? एंगल विद दी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस से क्या एंगल है, ठीक है। और वो वेरिएशन क्या हो सकता है? 0 से लेके 180 तक, ठीक है। सो बताओ ये फंक्शन 0 कब होगा? कॉस स्क्वायर थीटा मिनिमम वैल्यू कब आती है? 0 पे आती है क्या? 0 पे तो मैक्सिमम आता है 1, तो 1 स्क्वायर मैक्सिमम रहेगा अपने पास। तो अपन बोल, और 0 कब हो जाएगा? 90 पर। 180 पर फिर मैक्सिमम हो जाएगा। कहने का मतलब 0 जब थीटा होगा तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी, फिर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। 90 पर जब कोऑर्डिनेट का एंगल जेड एक्सिस से 90 हो जाएगा, तब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या मिलेगी? 0। फिर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, 180 पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है? और तो और देखना, ये एंगल जो मैं बात कर रहा हूँ इस जेड एक्सिस के अराउंड होगा, समझ में आ रहा है? सो नोट कब मिलेगा भाई? थीटा 90 पर। सो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ द कोऑर्डिनेट विथ जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अपन एक्सिस बनाते हैं। एक्सिस मैं ऐसी बना रहा हूँ कि अपन को डायग्राम समझ में आए अच्छे से। तो मैं एक्स और वाई और जेड इस तरीके से ले रहा हूँ कि एक्स स्क्रीन में है, ठीक है, वाई अंदर की तरफ है स्क्रीन के, और जेड जो है वो ऊपर है, मतलब ऐसा है देखो, और एक्स क्रॉस वाई जेड है। एक्स और जेड तो प्लेन में है, वाई कहाँ है भाई? स्क्रीन के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ रही है? और डेंसिटी 0 पर, और नोड, और ये एंगुलर नोड होगा। क्यों होगा? ये एंगल पर डिपेंड कर रहा है। अब समझ में आ रहा है एंगुलर नोड, रेडियल नोड क्या होता है? रेडियल नोड जो आर पर डिपेंड करता है, एंगुलर नोड जो नेम सजेस्ट एंगल पर डिपेंड करता है। तो ये एंगल पे आ रहा है, थीटा जब 90 है, ठीक है। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब आएगी? जब थीटा क्या है? 0। अब अपन इसको बनाने का ट्राई करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। थीटा पे 0 जब होगा, और वो थीटा 0 कब होगा बताओ? ये अपना जेड एक्सिस है। थीटा 0 कब होगा? जब सारे पॉइंट इस जेड के पास में है, मतलब ये सारे पॉइंट तो जेड के पास में, देखो इनका एंगल देखो, जेड एक्सिस कितना आएगा? ऑलमोस्ट 0। तो यहाँ जो आएगी जेड एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी। फिर मैं अगर एंगल बढ़ाऊंगा तो कॉस थीटा कम होता जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे ही मैं और एंगल क्या कर दूंगा यहाँ पे 90, 0 हो जाएगा। और 90 सिर्फ यहाँ नहीं है, इस सब जगह प्रोबेबिलिटी, सॉरी एंगल 90 है, तो इस सब जगह प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। तो यहाँ मैक्सिमम कम 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 कम, और वो एक फ्लोर की शेप का, समझ में आया? ऐसे इस तरीके से सिमेट्री रहेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, फिर कम 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 कम, यहाँ 0, फिर ऐसे यहाँ पर 0 था, बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी, फिर नीचे जेड एक्सिस में सबसे ज़्यादा हो जाएगी जब थीटा क्या हो जाएगा? 180। 90 पर 0, तो यहाँ सब जगह 0 दिख रहा है। अब देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी, और मैक्सिमम कहाँ है यहाँ? तो ऐसा अगर 90% बात करेंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा जहाँ पर बहुत कम आ रही है। ऐसा एक लोब आएगा 3D में, डंबल का आधा पार्ट, डंबल देखा जो उठाते हैं उसका आधा वाला पार्ट ऐसा रहेगा, आधा नीचे आएगा, पूरा डंबल बन जाएगा। और यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी,
एंगुलर पार्ट में। समझ में आ रहा है? अब वो इमेजिन करना पड़ेगा, मैं बनाने का ट्राई करता हूँ, देखो कैसा आएगा। बट 3D में अपन इमेजिन ही कर सकते हैं, मैं 2D में 3D में तो बना ही नहीं सकता हूँ। ऑल दो इस अगर नॉर्मली तुम देखोगे तो मिल जाएगा, तो मैं यूट्यूब पे और लिंक डाल दूंगा जो तुम्हें 3D में दिख जाएगा अच्छे से। बट मैं यहाँ बनाने का ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ मैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बना रहा हूँ, देखो फिर कम करता हूँ, देखो प्रोबेबिलिटी ऐसे जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ कम करता हूँ, और ये 3D में है, 2D में नहीं, पीछे भी ऐसा ही होगा। फिर देखो कम प्रोबेबिलिटी और फिर नीचे से मैक्सिमम आएगा, ये इस तरीके से। तो जेड एक्सिस के पास सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बना रहा हूँ, बिकॉज थीटा जब जीरो हो रहा है तो ये जो एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ रही है सबसे ज़्यादा आ रही है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो अब मैं इसको अगर बनाऊँ यहाँ पर, तो ये अपन को इस तरीके से बनाऊंगा मैं 90, ये तो मैंने बना दिया सब जगह, 90% रीजन कुछ इस तरीके से आएगा। दैट्स इट। इसको बोलते हैं डम्बेल शेप। देख रहा है, डम्बेल शेप बन गया 90% रीजन। तो ये अपना क्या हो गया? चार्ज क्लाउड डायग्राम फॉर, इसको बोलेंगे अपन PZ। नाम दे दिया गया है, नाम ऐसा इसलिए इस ऑर्बिटल को PZ बोल दिया। एक्चुअली ऑर्बिटल तो कौन सी है? m की वैल्यू 0, ठीक है, m0 लिया है, m की वैल्यू 0 है। इसको नाम ऐसे नहीं पढ़ते ना, m0 है, वी नीड सम टर्मिनोलॉजी जो हमें अच्छी लगती है, अल्फ़ाबेट्स PZ। और तो और ये Z नाम में लिखा है कि जो लोब डंबल बनाएंगे अपन, लोब बनाएंगे Z एक्सेस बना दो। तो बच्चों को इतना कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, वो सीधे बना देते हैं PZ, XYZ एक्सेस बनाओ और Z के ऊपर डंबल बना दो, खत्म, आ गया आंसर। 3D में डंबल, 3D डंबल है ये। समझ में आ रहा है? तो अपन सीधे याद कर लेते हैं, लेकिन ये मैथ्स है। मेरा मेन पर्पस ये सब बताने के लिए एक ही चीज़ है, रीज़न है साइंस में। समझ में आ रहा है? कुछ चीज़ें हैं वो लॉ होती हैं या वो अलग तरीका है, ऐसे इक्वेशन रैंडमली नहीं आ सकती, ठीक है। सो ये डायग्राम बनाए, इसके ये रीज़न है। तुम्हें पता है क्या देखना है? ये PZ ऐसा होता है। बट तुम्हें अब सब समझ में आ रहा है डॉट क्या होती हैं, शेप ऐसा क्यों होता है, और एंगुलर नोड याद करना होता है। समझ में आ रहा? अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा इसके अंदर एक एंगुलर नोड है, क्योंकि एक एंगल है जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो रही है। दैट्स इट। सो ये बना दिया अपन ने PZ, इसको बोलेंगे PZ। इसमें वन एंगुलर नोड है जो थीटा 90 पर है। इसमें XY प्लेन है, नोडल प्लेन। याद है पहले नोडल स्फीयर आ रहा था, यहां पर प्लेन आ रहा है। क्यों आ रहा है बताया तो मैंने, जैसे ये Z एक्सेस है, ये अपना Z एक्सेस है ना, ये X है और ये Y है। इस पूरे प्लेन में देखो सब जगह थीटा कितना है? 90। और इस तो मतलब इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लोगे वहां थीटा 90 है, वहां प्रोबेबिलिटी नहीं आनी है, डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होनी है। तो ये अपना प्लेन आ रहा है, तो इसके अंदर जो नोड है वो एक प्लेन है, नोडल प्लेन बोलते हैं। और S के अंदर नोडल स्फीयर आ रहा था। समझ में? तो वही बात है, ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें अगर समझ में आ गया ना, तो अब तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें समझ में आएगा, वरना रटना पड़ता है और रट लेते हो। समझ में आ रहा है? 1 महीने के लिए। अभी कैसे बताऊँ, तुम तो पहली बार 12th दोगे ना, मैंने तो हज़ारों बच्चों को देख लिया 12th देते हुए, हर बार सेम मिस्टेक्स होती हैं। तो इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम दी मिस्टेक्स ऑफ अदर। जो करते हैं मुझे पता है, ठीक है, बेटर यू डू व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, और एल्स तुम्हें ही वही गलती करनी पड़ेगी। सो गलती क्या है? चीज़ों को रटना बिना समझे। जितना जहाँ समझ सकते हो वहाँ समझो, तो साइंस में मज़ा भी आएगा। सो दिस इज़ नाउ PZ एंड दिस इज़ हाउ इट ऑल कम्स अबाउट। तुमने PZ अगर पढ़ा होगा ना, इतना कुछ करके, इसमें भी अपने कई चीज़ें नहीं पढ़ी। हमने श्रोडिंगर को सॉल्व नहीं किया, हमने श्रोडिंगर देखा नहीं क्या होता, कैसे आता है, ठीक है, वो तो कोई नहीं दिखता, वो ज़रूरत नहीं है। इतना यूज़ करते हैं, यू शुड कंसिडर दैट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज द लॉ ऑफ द नेचर, ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर दो। दैट्स इट। सॉल्व अपने नहीं किया, और अब अपन आगे PZ तो कर दिया मैंने, PX और PY नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। अब बट सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया। अब अपन सारे रिजल्ट सीधे सॉल्व करेंगे एंगुलर वाले, बिकॉज एंगुलर वाले के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है। मैथ्स विल बी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग ऑल दैट। मेरा पर्पस था तुम्हें सिखाना कि ये आते कहाँ से हैं, और आई एम वेरी श्योर यहाँ तक पढ़ के सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। सो अब अपन PZ देख लिया, PX PY दो एंगुलर वेव फंक्शन थे।
सीधे उनका रिजल्ट देखेंगे कि ये रिजल्ट क्या आता है। वो कैसे आता है वो तो समझ में आ गया अपन को, ये सब करके, पर अपन कर नहीं सकते। अब अपन देखते हैं पी एक्स एंड पी वाई। तो अपन 2px 2py भी देखेंगे, बस पहले अपन एक काम करते हैं, अपना टोटल देख लेते हैं। अपन ने अभी रेडियल देख लिया, ठीक है, अपन ने एंगुलर देख लिया किसका, pz का। तो अपन pz का टोटल निकाल लेते हैं, रेडियल और एंगुलर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे करते हैं उसको। फिर अपन px py देखेंगे एक साथ, ठीक है, क्योंकि वो सेम है, मैं एक साथ ही बनाऊंगा, ठीक है। तो अपन पहले pz पूरा खत्म कर देते हैं। सो सॉल्विंग फॉर pz, ठीक है, r थीटा फाई इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, टोटल जो वेव फंक्शन होगा रेडियल इनटू एंगुलर होता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ओवरऑल विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ रेडियल इनटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंगुलर। समझ में आ रहा है? तो अब अपन क्या करेंगे, समझ में आया? हमने क्या किया है, देखो, हमें ओवरऑल चाहिए। मैंने बोला था ये आधा आधा कर रहे हैं अपन, पहले रेडियल कर ले रहे हैं, एंगुलर कर ले रहे हैं, बट वो आधा आधा है। अगर पूरा देखना है ना वेव फंक्शन, तो उसके लिए दोनों को अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमें वेव फंक्शन नहीं देखना होता है, हमें प्रोबेबिलिटीज में बात करनी होती है, वही समझना होता है। और प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखनी है अपन को। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, साई का स्क्वायर। तो अपन ओवरऑल वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दिया जो अपन को देखना है, तो अपन रेडियल का स्क्वायर करके देख लो, एंगुलर का स्क्वायर करके देख लो, जो अपन ने देख लिया है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन ने भी देखा है, दोनों देखें, तो देखो कैसे किया अपन ने। जो रेडियल वाला इस तरीके से याद है, बताया था अभी अपन ने, इस तरीके से आता है भाई, देखो ये बनाया था अपन ने। फिर अपन ने ए स्क्वायर भी बना लिया है, जो ये आता है। एक्सेस क्यों लेनी पड़ी, समझ में आया कि भाई जेड एक्सेस पे, एक्स वाई पे दूसरा हो जाएगा। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं अगर दोनों को, तो सोचो जहां ये जीरो है वहां ये जीरो हो गई, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। अच्छा, न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी इसकी कम है तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जाओगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा, फिर कम होता जाएगा। अब इसको इमेजिन करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इमेजिन करोगे तो पता पड़ेगा शेप में कोई चेंज थोड़ी आएगा, सेम ही रहेगा, ओवरऑल भी सेम ही रहेगा। हाँ, बट ये बोल सकते हैं वैल्यूज थोड़ी अलग अलग आएंगी। इसका जो अगर देखेगा चार्ज क्लाउड तो उसका थोड़ा अलग होगा, हमें उतना नहीं देखना, हमें शेप देखना है, शेप ओवरऑल विल ऑल्सो रिमेन सेम। और नोडल प्लेन वही रहेगा, एक्स वाई प्लेन, एक नोडल प्लेन रहेगा, क्योंकि रेडियल नोड तो है नहीं। अब अपन टोटल नोड की बात कर सकते हैं, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। रेडियल नोड क्या है, कोई नहीं, जीरो। तो कहीं रेडियस जीरो, किसी रेडियस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो रही है कि नहीं, किसी एंगल पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो रही है कि हाँ, क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90, और वो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। इसके अंदर जीरो रेडियल नोड, वन एंगुलर नोड, और टोटल नोड जो होगा वो रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड होगा, तो टोटल नोड एक हो गया, बिकॉज रेडियल नोड इज जीरो, जीरो प्लस वन इज वन। देयर इज वन एंगुलर नोड, जीरो रेडियल नोड, एंड देयरफॉर टोटल वन नोड। तो वो नोड वाला फॉर्मूला समझाने के लिए बताया मैंने ये सब इतना सोचना नहीं होता तुम्हें, ठीक है। और इसके मैं एंड में तुम्हें बताऊंगा वीडियो जहां तुम ऐसा सोच सकते। अब सोचो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और ये कहीं नोड आ रहा होता तो इसका पूरा शेप गड़बड़ा जाता कि नहीं, मतलब जहां ये जीरो है फिर वहां ये जीरो हो जाता। अपन एक केस देखेंगे उसका, इतना नहीं जाना है अपन को, बट मैं दिखा दूंगा कि हाँ ऐसा है, करना ही करना होता अल्टीमेटली, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही। समझ में आ रहा है? तो ये अपना ओवरऑल वेव फंक्शन देख लिया अपन ने। हमेशा रेडियल को अलग सॉल्व करेंगे, एंगुलर को अलग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लेंगे, ये टोटल है, ठीक है। तो चीज़ों की फील आ रही हो। अब तुम पता है एक बार वापस देखोगे ना 1s, तुम अरे यार ये तो कितना सिंपल है। दैट इज़ माई पॉइंट। अगर रेस 10 किलोमीटर की है ना तो प्रैक्टिस 15 की करो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। और स्पेशली वैन यू आर लिविंग इन ए कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ भाई 1.3 बिलियन पीपल हैं और जॉब बहुत कम है, कंपटीशन भयंकर ज़्यादा है। टू सर्वाइव उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। अपना जितना इंडिया में सिलेबस वगैरह होता है ना, बच्चे डेवलप कंट्रीज़ में उतना नहीं पढ़ना होता उतना स्पीड से, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। वहाँ आदमी नॉर्मल जॉब करके सर्वाइव कर लेता है, अपने देश में नहीं है ऐसा, मतलब खाने को नहीं मिल पाएगा। सीरियसली सैड सिचुएशन है अपनी, और उसका रीज़न है कोई साइंस नहीं पढ़ता। तुम
कंट्रीज़ में ये देखो कहाँ साइंस ज़्यादा पढ़ी जाती है, साइंस को लोग फॉलो करते हैं, वो उतनी डेवलप है, दैट्स। और कोई रास्ता नहीं कंट्री को डेवलप करने का, ये इसकी बुराई उसकी बुराई, उससे कुछ नहीं होता। एक ही रास्ता है, लोग समझदार हो जाएं, और समझदारी का एक ही रास्ता है साइंस, वरना नहीं समझदार हो पाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट तुम समझदार हो जाओ, और अपने हाथ में कुछ नहीं है, और शायद पढ़ा के कुछ बच्चे समझदार हो जाएं जो आगे समझदारी वाले काम कर सकें, दैट्स इट। एंड वी हैव नो अदर सॉल्यूशन। जो होना होगा होगा, कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट दोज कंट्री जहाँ ऑयल है, फिर बहुत पैसा है तो दे हैव स्टेबल लाइफ, एक्सेप्ट इन दैट केस। इन अदर कंट्रीज वेयर यू हैव गुड एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, ठीक है, दोज आर डेवलप्ड कंट्रीज, दैट्स इट। सो माई पॉइंट मैं क्या बता रहा था, हाँ, अब इंडिया में तो ज़्यादा करना पड़ता है अपन को, रेस 10 की है, प्रैक्टिस 15 की करो, एंड देयरफॉर वी विल हैव टू सी ऑल दोज थिंग्स। तो अब जाके वो समझ में आएगी। और यही करते हैं जो IIT पढ़ते हैं, वो सब पढ़ते हैं, ठीक है, उनको पता है भाई वो किस कंट्री में है, उन्हें क्या करना है, तो उनको बाकी सब चीज़ें समझ में आती है, वो एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं। और जो लोग उतना ही पढ़ते हैं जितना सिलेबस में लिखा हुआ है, तो फिर पीछे रह जाते हैं, क्योंकि तुम अगर 100% करोगे तो कुछ मिसिंग हो जाएगा, यू विल गेट अप टू 80%, गेट 150%, एंड देन यू विल गेट 100%। क्या कर सकते हैं। एनीवेज, मतलब मैं खुद चाहता हूँ बच्चे सिर्फ साइंस दिल के लिए पढ़ें, मज़ा आए, लेकिन हमें देखना पड़ता है भाई कि हम भूखे ना मर जाएं। एनीवेज, सॉल्यूशन फॉर टोटल वेव फंक्शन समझ में आया कैसे निकाला अपन ने। अब अपन सेम चीज़ करते हैं Px और Py के लिए, बट विदाउट सॉल्विंग द एंगुलर पार्ट, बिकॉज वी कैन नॉट सॉल्व इट एट दिस मोमेंट। ठीक है, Px Py करते हैं। दीज आर वेव फंक्शन फॉर Px एंड Py। देखो रेडियल तो सेम है, क्योंकि n और l का एक ही ऑप्शन है, 2 and 1, बट दो एंगुलर अलग अलग एंगुलर वेव फंक्शन आए, क्योंकि l और m के दो कॉम्बिनेशन थे, L1 m+1, L1 m-1, तो दो अलग अलग एंगुलर वेव फंक्शन आए थे। तो रेडियल वेव फंक्शन दोनों का सेम है, तो अगर रेडियल देखना है तो वो दोनों का सेम ही बनाना है अपन को। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आएगी भाई, देखो इस तरीके से अपन ने R बनाया, अभी बनाया था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी वैसी आती है। फिर अपन उसका चार्ज क्लाउड डायग्राम बनाते हैं, तो देखो ये आता है चार्ज क्लाउड डायग्राम, तो अपन देख चुके हैं, याद है, इस तरीके से वापस बना दीजिए सेम, तो ये तो अपना सेम हो गया। तो रेडियल में कोई अंतर नहीं है, तीनों में रेडियल सेम है। जरा एंगुलर पार्ट देखते हैं, एंगुलर कैसा आएगा। तो ये हैं अपने दो एंगुलर वेव फंक्शन जो अपन को सॉल्व करने हैं, बट अपन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, आयोटा आयोटा। तो अपन क्या करेंगे, सीधे इसका रिजल्ट देखेंगे, बट हमें पता है, आता है, मैथ्स है, जैसा अपन ने PZ के लिए अपन किया था, क्योंकि अपन कर पा रहे थे, यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो अपना जैसा PZ आ गया था ना, वैसे ही Px और Py का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी आएगी। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं, सॉल्विंग देम गिव्स 2Px एंड 2Py ऑर्बिटल्स। सो एंगुलर नोड आता है इसके अंदर थीटा फाई 0, जिसका मतलब होता है YZ प्लेन इज द नोडल प्लेन। तो देखो पहले मैं एक्सेस बना लेता हूँ, ये अपने एक्सेस हैं X, Y एंड Z। मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला एंगुलर नोड फाई 90 पर है, मतलब पहले ये देख लेते हैं फाई 90 कहाँ पर है। ये अपना X हो गया, X एक्सेस, ये Y एक्सेस है, देखो स्क्रीन के अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये अपना Y हो गया और Z ऊपर हो गया। ठीक है, फाई होता क्या है, याद करो मैंने बताया था, प्रोजेक्शन का एंगल विथ X एक्सिस वेयर प्रोजेक्शन इज ऑन XY प्लेन। तो दिस इज आवर XY प्लेन, ये जो प्लेन है देखो ये XY प्लेन है। अगर ये अपना YZ प्लेन है, YZ प्लेन में किसी भी पॉइंट की बात करोगे, उसका प्रोजेक्शन लो इस प्लेन पर, तो इमेजिन करो देखो वो Y एक्सिस पर आएगा, Y एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, उन सब का एंगल लो, देखो X से कितना आ रहा है 90। कहने का मतलब दिस प्लेन इज द नोडल प्लेन। यहां प्रोबेबिलिटी नहीं आनी है, वहां पर XY प्लेन नोडल प्लेन था, यहां पर YZ प्लेन, ये वाला प्लेन नोडल प्लेन है। तो अगर ये वाले प्लेन में नहीं आएगा तो यहां सब जगह आएगा, यहां सब जगह आएगा, तो X एक्सिस के अराउंड आएगी प्रोबेबिलिटी, इसीलिए इसका नाम Px है। नाम दिए गए कि अपन बना पाए आसानी से, समझ, मतलब आदमी ने Px बोला समझ जा भाई X पे बनाओ, Y बोला मतलब Y पे बनाओ, X के परपेंडिकुलर, Z बोला मतलब XYZ के परपेंडिकुलर, X और Y के परपेंडिकुलर बना दो, Z एक्सिस पे बना दो, दैट्स इट। नाम इसलिए दिए गए। तो समझ में आ रहा है, PZ का मतलब होता है Z पे लोब आते हैं,
पी एक्स में कहाँ पे आएंगे, एक्स एक्सेस पे लोब आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि वाई जेड प्लेन पर तो नहीं आनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जीरो होगी। ठीक है, तो देखो बनाएंगे अपन। तो अब ये 3D की चीज़ 2D में बनानी है तो इमेजिन करना पड़ेगा, एक्स एक्सेस पे लोब बनाने हैं तो मैं बस दैट्स इट। और 3D में है ये, 2D में नहीं है। ठीक है, ऐसा 3 डायमेंशन लोब आएगा एक्स एक्सेस पे, एक यहाँ एक लोब यहाँ आएगा, तो डम्बेल शेप बन जाएगा। ठीक है, सो ये अपना हो गया 2px। रिजल्ट सीधे आता कहाँ से, समझ में आ गया। अब अपन 2py देख लेते हैं। जब दिया तो अपना 2px हो गया, 2 और कितने एंगुलर नोड है भाई, 1। अगेन एक एंगुलर नोड है 2px के अंदर भी, और वो कौन सा होता है, फाई इक्वल टू 90। अब 2py बनाते हैं, इसके अंदर भी एंगुलर नोड आता है लेकिन वो फाई इक्वल टू 0 पर आता है। अब देखते हैं फाई 0, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, और z ऊपर है। बताओ कहां पर आंसर दिख रहा है, वैसे एक्स जेड प्लेन पर। ठीक है, जो भी पॉइंट होगा उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई पर लोगे, एक्स वाई प्लेन पर, उसका एंगल देखोगे एक्स एक्सिस के साथ, तो जीरो आना है। वो कैसे आना है, ये पूरा प्लेन देखो, एक्स जेड पे ये एक्स है, ये जेड है, तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया कि नहीं। और अगर ये एक्स जेड प्लेन में, मैं इस पॉइंट की बात करूं, एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ये प्रोजेक्शन लो, यहां आ गया, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएंगे सारे। अब उसको ओरिजिन से मिलाओ, एंगल देखो जीरो है सारे पॉइंट्स का, तो फाई 0 का मतलब होता है एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन हमारा नोडल प्लेन होगा। कितने एंगुलर नोड है, एक एंगल आ रहा है जहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो रही है। प्लॉट करने में कुछ नहीं करना है, एक्स वाई एक्सिस पर लोब बना दो, नाम में लिखा है। एक्स में कहाँ बनाओगे, एक्स एक्सिस में। वाई में कहाँ बनाओगे, वाई एक्सिस पे। जेड में कहाँ बनाओगे, जेड एक्सिस पे। तुम्हें इतना याद रखना, और नोड भी याद रखने हैं। ठीक, नोड ये नहीं कि कितने एंगल पे होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, और वो एक, इतना याद रखना है। और वो प्लेन शेप का होता है, बट अगर समझ लोगे तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, वो एंगल पे होता है तो एंगल पे एक प्लेन आता है। ठीक है, और वो तुम्हें दिख रहा है। अगर ऐसा लोब है, ये जो प्लेन है वो नोडल प्लेन है। जेड एक्सिस पे अगर अपन ने बनाया है लोब, तो एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन हो गया। अगर अपन ने एक्स पे बनाया है तो ये वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन हो गया। वाई पे बनाया है अगर, तो ये एक्स और जेड प्लेन नोडल प्लेन हो गया। दैट्स इट। ठीक है, तो ये अपना एंगुलर नोड्स देख लिया अपन ने, और पी एक्स पी वाई इस तरीके से बनता है। अब अपन क्या करते हैं, इनको एक साथ बना के देखते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड को एक साथ, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। इनका रिलेटिव ओरिएंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये पी वाई हो गया। सिंस देयर इज नो रेडियल नोड, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, वो नहीं बना रहे अपन, सेम ही है। तो पी एक्स पी वाई ऐसा ही होता है। नेट भी अगर बात करें तो अपन, नेट मतलब ओवरऑल भी फंक्शन भी ऐसा ही होता है। अपने देख लिया था पी जेड के लिए, अब अपन पी एक्स पी वाई के लिए नहीं कर रहे हैं, विल बी ऑफ सिमिलर शेप। अब तीनों को एक साथ बनाते हैं अपन। ये अगर पी एक्स बनाया मैंने, देखो ये पी एक्स बना लिया, तो पी जेड जेड एक्स से बनाएंगे। अब बताओ वाई कहाँ बनाऊंगा मैं, वाई एक्सिस पर। दैट्स इट, एक साथ बना दिया। देखो ये है, ये पी एक्स पी वाई पी जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये अपना पी जेड हो गया। पी एक्स कहाँ बनाया मैंने, एक्स एक्सिस पे। पी वाई देखो ये पीछे वाला पार्ट है, देखो छुप गया ये रेड वाले पार्ट से और वाइट वाले पार्ट से, क्योंकि पीछे है। ये ऊपर आ रहा है सामने, तो 3D में ट्राई किया है मैंने बनाने का। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ये पी जेड है डेंसिटी प्रोबेबिलिटी, ये पी एक्स है और ये पी वाई है, दैट्स इट, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये होगा अपने पी एक्स पी वाई पी जेड। तुम्हें इतना देखना था, लेकिन ज़रूरी होता है यार, साइंस अगर आगे समझना सीखना है तो पहले समझ लो ये सब कहाँ से आता है। और तुमने अगर इतना देखा है ना, और ये तुम्हें समझ में आ गया है, तुम एक बार पढ़ने के बाद ना एक बार देखना है NCERTs, ठीक है, और तुम अपना जो पढ़ाया होगा स्कूल वगैरह वो देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो दिस इज पी एक्स पी वाई। तो अपने सॉल्व कर लिया 2p पूरा, रेडियल सॉल्व कर लिया, एंगुलर सॉल्व कर लिया, ओवरऑल भी देख लिया। इसके अंदर एंगुलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अब हाँ यार तो मैं पहले बोला था कि m जो होता है मैग्नेटिक कांस्टेंट नंबर ओरिएंटेशन देता है, क्योंकि पी एक्स अगर ये पी जेड है, ये पी एक्स है, तो ये पी वाई है। ओरिएंटेशन दे रहा है कि नहीं, ये पी जेड हो गया, ओरिएंटेशन इसका अलग इसका अलग, इसीलिए बोलते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट नंबर ओरिएंटेशन देता है। इज दिस क्लियर। अब जो मैंने सब बोला था ना वो चीज़ें फिट बैठ रही होंगी। अब अपन डी करते हैं।
मैं डी की इक्वेशन लिखूंगा, उसको देखना, निहारना और छोड़ देना, उसके सीधे रिजल्ट देखेंगे अपन, क्योंकि वही अपन को करना था। बट तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि किया कैसे जाता है और कैसे लोगों ने किया होगा उसको, हवा में से नहीं आती चीजें। ठीक है, तो अपन देखते हैं अब डी ऑर्बिटल्स का शेप एंड ऑल।